नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, इसकी तहत ये जो है आपका 45वां वीडियो आज आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 44 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। ये वीडियो सीरीज किन्हें फॉलो करना चाहिए? जिनको लगता है कि मेरा सीजीएल में रिजल्ट होगा और मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उनको करना चाहिए। जिनको एमटीएस 2023 देना है, जिनको दिल्ली पुलिस देना है, या फिर जो भी टीसीएस निर्मित एग्जाम देना है, वहाँ पे तो ये रामबाण काम करेंगे ही। साथ ही साथ अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं जहाँ पे जीके जीएस नामक चैप्टर से क्वेश्चन आती है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। आज का ये वीडियो 45वां वीडियो है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसके रिगार्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा। व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज करके पीडीएफ के रिगार्ड में जानकारी ले सकते हैं। मैं ही आपको बता देता हूं, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 25 रुपया पे करने को कहा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, जीपे गूगल पे जो भी होती है ना। अगर आप 25 रुपया पे करते हैं तो हमारे इस प्रकार के 57 क्लास नोट मिलेंगे, आपको क्लास की पीडीएफ मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाली। साथ ही साथ टॉपिक बैच जो हमने करीब 10-12 टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, उनका आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। और हाल फिलहाल में जो भी एनालिसिस कराए गए सीएचएसएल, सीजीएल, सबकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। तो आपको अगर इच्छुक हैं आप तो लिंक पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि स्तंभ 1 से है ना, स्तंभ 1 में तत्वों के नाम दिए गए हैं, स्तंभ 2 में परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। तो आपको जो है सीधे सीधे मैच करना है। मैच द एलिमेंट्स गिवन द कॉलम 1 विथ देयर एटॉमिक नंबर इन कॉलम 2। तो भैया सीधे सीधे मिला के ही दिया गया है ना। तो सर्बोजियम का कितना होता है? तो ये आपका 106 होता है ना। रदरफोर्डियम नाम से स्पष्ट है किसके नाम पे होगा, 104 होता है। नेहोनियम ये पूछा गया था अभी, है ना, 113 होती है, सीएचएसएल में पूछा गया था। नेपच्यूनियम 93। तो ये सब जो है, जो भी 90 के ऊपर के एटॉमिक नंबर वाले तत्व हैं, यहां से परमाणु क्रमांक हाल फिलहाल के 6 महीने के अंदर जो भी एग्जाम टीसीएस ने कराया, काफी बार पूछा। तो आपको पीरियोडिक टेबल देख के जाना है। खास करके जो आपका 90 से ऊपर के तत्व है, 90 से 118, उनको जरूर देख के जाए, जिनमें वैज्ञानिक के नाम पे जैसे मेंडेलियम है, नोवेलियम है ना, ये रोएंटजियम है। इस प्रकार से जो भी वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं, आइंस्टीयम है, तो इस सबको जरूर देख के जाना है। ठीक है, और नाम से ही स्पष्ट है कि किसके नाम पे रखा गया है, तो उस पर ज्यादा मंथन नहीं करना है, क्योंकि उसका जैसा नाम होता है वैसे ही वैज्ञानिक के नाम के ऊपर हूबहू रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको होल वीडियो आपको दे दिया था, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा बताना नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं, है ना। समूह 1 और 2, सबसे पहले समूह कितने हैं? 18 हैं। आवर्त कितने हैं? 7 हैं। जो प्राचीन वाले बने थे उसमें समूह 9 थे और आवर्त 7 के साथ ही थे। प्राचीन कहने का मतलब मैं मेंडेलीव साहब की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज जो ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, ये मोसले साहब के द्वारा रिलीज किया गया पीरियोडिक टेबल है। मेंडेलीव साहब भी आधुनिक आवर्त सारणी के ही जनक हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, कम तत्वों के लिए जगह था, मात्र 63 तत्व को शामिल किया गया था। बहुत सारे दोस्त थे, परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था, तो परेशानी आती थी, है ना। तो ये सबको जो है अब हम भुला के मोसले साहब का यूज करते हैं। मोसले साहब जो है पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है? तो भैया परमाणु क्रमांक पे आधारित है ना। 7, 18 बता ही दिए। इसके अलावा कुछ समूह है जिनके नाम आपसे पूछे जाते हैं कि भाई फला फला समूह को क्या कहा जाता है। अच्छा, तत्व की बात करेंगे तो 118 ज्ञात तत्व हैं। मैंने बताया था 91 मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 उपधातु हैं। ठीक है, तो अगर 1 और 2 को बात करेंगे तो ये जो है आपका क्षारीय धातु होता है समूह 1 और 2 में। ठीक है, इनके अलावा जो भी ये लाल कलर से देख रहे हैं आप, ये 3 से लेकर 12 तक के समूह है, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर है ना संक्रमणीय धातु कहा जाता है। ठीक है, सबसे अंतिम में आएंगे तो इसमें जो है आपका इनर्ट गैस है समूह 18 में। इसके अलावा 17 में आएंगे तो हाइड्रोजन फैमिली है। 16 में आएंगे तो ऑक्सीजन फैमिली जिसे केल्कन कहा जाता है। 15 में आएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली है। इसके अलावा 13 में आएंगे तो बोरॉन फैमिली है। जो पहला तत्व है, अब उसके नाम से ग्रुप का नाम भी दे दिया गया है, बहुत सारे ग्रुप की। जैसे अगर आप देखें, है ना, 18, 17, 16 में पहला तत्व O है, तो इसे ऑक्सीजन तत्व भी कहते हैं या फिर केल्कन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे चीज को, जो मॉडर्न प्रश्न पूछ रहे हैं, उस समझ को डेवलप करके आपको एग्जाम के अंदर जाना है। इनके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की
किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एस्टैब्लिश्ड? तो जो बच्चों के राइट के लिए, बच्चों के अच्छे मतलब अच्छी भविष्य के कामना करते हुए जो बने, मतलब बच्चों के हित में जो कार्यरत संस्था है, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये आपका 2007 में बसाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये किस अधिनियम के तहत बसाया गया था, तो कोई भी चीज के लिए पहले विचार विमर्श होती है, बाद में जो है फाइनलाइज किया जाता है। उसी प्रकार से आप अधिनियम को समझिए और बाद में इस मतलब अमुक अधिनियम से कोई चीज को बसाया गया या फिर कोई चीज किया गया। तो 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बसाए गए, तो इसके जो अधिनियम है ना, ये 2005 में बना था। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। इसके अलावा इस प्रकार के कुछ और संस्थाएं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, है ना। रेखा शर्मा जी वर्तमान में इनके अध्यक्षा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनके अलावा जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों की स्थापना 2004 में हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से कौन सा आर्टिकल है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित जो आयोग है, इनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ये दोनों ही अगर कमेंट कर दे तो मैं समझूं कि आप आर्टिकल वाले वीडियो भी अच्छे से देखे हो, या फिर जो मैं कभी बताया होगा तो अच्छे से सुनते हो। इसके अलावा 24वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन व्हिच कंट्री विल द 24th फीफा वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देश के अंदर संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। भैया कल मैंने आपको जो है ओलंपिक के बारे में बताया था, आगामी 3 वेन्यू के बारे में। आज फीफा के बारे में बताऊंगा, तो फीफा के बारे में सारे जानकारी दूंगा। तो एक एक करके लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक मैं छोड़ा जहां से आपको एग्जाम में दिक्कत तो होगी। ठीक है भाई, लेकिन इसके लिए मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको है, याद रखना आपको है ना। पढ़ाना मैं जो हो रहा है मेरे से वो तो मैं कर ही रहा हूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना कीजिए ईमानदारी से। देखिए रिजल्ट क्यों नहीं होगा जी, रिजल्ट तो होना ही होना है भाई, है ना। तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। 23वें फीफा 2023 ये कतर में हुआ था, है ना। विजेता इसके अर्जेंटीना रहे थे, उप विजेता फ्रांस रहे थे। दोनों बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 3 प्रकार के अवार्ड दिया गया था, बता दिया था। गोल्डन बॉल मेसी को दिया गया था, गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था, और गोल्डन ग्लव्स जो है, गोल्डन ग्लव्स ये इमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था। अभी अभी फीफा महिला 2023 का रिजल्ट आ गया है। इसके विजेता आपका कौन रहा है भैया? स्पेन रहा है। और उप विजेता कौन रहे हैं? तो भैया इंग्लैंड रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके हॉट टॉपिक बनेंगे, चूंकि महिला वाला है, और जब कोई कारनामा महिला के द्वारा किया जाता है तो एग्जाम में ज्यादा आता है और आना भी चाहिए, है ना। इसके अलावा ओलंपिक के छल्ले में कितने रिंग होते हैं, यहां से क्वेश्चन बन गए हैं। कल मेरे से छूट गया था ये चीज सोचना, मैं यहां तक नहीं सोच पाया कल। यहां से भी क्वेश्चन आए थे आपके सीएचएसएल में ओलंपिक में, है ना। तो ओलंपिक के छल्ले में सबसे पहले कितने रिंग होते हैं? तो इस प्रकार से देखेंगे आप 5 रिंग होते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से 5 रिंग होते हैं। ये 5 रिंग अलग अलग कलर के होते हैं, जो 5 विस्तृत महादेशों के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। तो आइए रंग के बारे में थोड़ा सा देख ले। अब छल्ला पूछ दिया है तो छल्ला के अंदर बल्ला भी पूछ सकता है, रंग पूछेगा भाई ये फला रंग जो है किस महाद्वीप को या फिर महादेश को इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें जो नीला रंग है ये यूरोप को जो है इंगित करता है, पीला रंग अपना एशिया को इंगित करता है, काला रंग अफ्रीका। तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफ्रीका महादेश को अंध महादेश या काला महादेश भी कहा जाता है। लेकिन अंध महासागर कहेगा, है ना, अंध महासागर कहेगा तो किसे कहिएगा? अटलांटिक महासागर को। एक महासागरों को अंध महासागर कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। ठीक है, हरा रिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और लाल रिंग जो है ये अमेरिका को दर्शाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न, अच्छा ओलंपिक क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा फीफा पढ़ा रहे थे। फीफा की स्थापना भी जरूर याद रखें, स्टैटिक्स फॉर्म में आती है 1904, और मुख्यालय इसका जरूर याद रखें ज्यूरिख में है। ज्यूरिख, है ना भाई, ज्यूरिख के अंदर है फीफा का। महिला वाला बता दिया, पुरुष वाला बता दिया, पिछला बता दिया, करेंट बता दिया, तीनों अवार्ड बता दिया। चलते हैं आगे। इनके अलावा NH-44 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए अभी डेक्कन की पठार चर्च में रहा था हाल फिलहाल के एग्जाम में कि किस राज्य से होकर
नहीं गुजरती है या फिर किस राज्य में नहीं स्थित है। तो मैंने डेक्कन के राज्य में, डेक्कन के पठार में 8 राज्य बता दिया था, है ना, कि ये 8 राज्यों से होकर, जिसमें अधिकांश साउथ के स्टेट हैं। भाई डेक्कन का अर्थ ही होता है दक्षिण, क्योंकि ये दक्कन शब्द से लिया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो दक्षिण में इनके अधिकांश फैला हुआ है, इसके अलावा मध्य प्रदेश वगैरह में भी है। तो डेक्कन के अलावा अब हमारा आएगा NH-44, ये भी काफी राज्यों को तय करता है। जैसे आपने GT रोड के बारे में अभी अभी क्वेश्चन देखा TCS के द्वारा, GT रोड। तो भाई ये GT रोड जो है इस ऑप्शन में दिया गया था मुंबई से कोलकाता, है ना, मुंबई से कोलकाता दिया, सॉरी पंजाब से कोलकाता दिया गया था, जो राइट आंसर था, क्योंकि ऑप्शन में जो है एकदम सटीक आंसर नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो GT रोड है ये आपका पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों को जो है फैले हैं तीनों तक। और GT रोड का मरम्मत कराने की जो बात करते हैं हिस्ट्री में, तो कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी ने करवाए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से NH-44 डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये आप छत्तीसगढ़ से नहीं देखेंगे NH-44 को। तो NH-44 कहां कहां से गुजरती है? तो NH-44 सबसे पहले जो ये आपका इसका जो प्रारंभ होती है, ये आपका जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होती है और कन्याकुमारी तक जो है जाती है। ये हमारे देश की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। सबसे पहले हमारा देश का सबसे नेशनल हाईवे कौन सा हुआ करता था? NH-7। ये कहां से कहां तक जाती थी? तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती थी, यूपी से तमिलनाडु। लेकिन ये जो है अब इसका पत्ता कट हो गया है, अब हो गया है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-44। ये कहां से कहां तक जाएगा? तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को ना भूलना, ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आते ही रहता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है भाई, इनकी जो है ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पे आपका मुंबई है ना, इसके अलावा यहाँ पे आपका कोलकाता, दिल्ली और आपका जो है ये चेन्नई, है ना, ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। थोड़ा सीधा हो गया, थोड़ा टेढ़ा होगा नक्शा बनाओगे तो, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, NH-44 जो हमारे देश की सबसे लंबी आपका NH है ना, 3806 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अधिकांश दूरी की बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य में इसकी अधिकांश दूरी को तय किया जाता है। ये हाईवे जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से होकर गुजरते हैं। इन सभी राज्यों से होकर गुजरते हैं, है ना। इनके अलावा इस हाईवे का अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में है, बता दिया था। नहाई समझते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना। तो ये जो है आपकी स्थापना 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। हालांकि इसके सर्वसम्मति से जो भी की पोस्ट वगैरह है इस पे डिप्यूट है या फिर नियुक्ति जो है बाद में कराया जाने लगा और पूर्ण कार्यभार बाद से संभाले। लेकिन स्थापना की बात करेंगे तो 1988 में ही होगा और आपसे कभी भी स्थापना ही पूछा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। जो नेशनल हाईवे होते हैं, चाहे तो बिहार में हो, बिहार से गुजर रहा हो, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके देखरेख कौन करेंगे? नहाई करेंगे। लेकिन एक राज्य का अपना ही हाईवे होता है, ठीक है, राज्य हाईवे, है ना, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत 1998 में हुआ था। देखिए ये एक इसका स्कीम है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। इस परियोजना के तहत क्या हुआ कि जो भी रोड वगैरह संकरे हुआ करते थे चौड़ाई में, क्योंकि लंबाई में तो आप संकरे कह ही नहीं सकते हो ना भाई, क्योंकि लंबाई आप मान लीजिए पंजाब से जा रहा है उत्तर प्रदेश, तो लंबाई आप कम ज्यादा करके क्या गुल खिला लोगे? कुछ नहीं भाई, है ना। लेकिन ये तो सवाल ही नहीं आता, अगर लंबाई आप बढ़ा रहे हो इसका मतलब बनाओगे नया, है ना। तो इसमें जो है आपका चौड़ाई को बढ़ाने वाली स्कीम था ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, 1998 में आया था। भारतमाला कार्यक्रम इनके जो है अभिन्न सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं वर्तमान में। भारतमाला कार्यक्रम किसका? नहाई का, है ना, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर कार्यरत है ना। ये सभी कार्य जो है ये नितिन गडकरी साहब को आप जानते हैं ना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका सब पोषित है भारतमाला प्रोजेक्ट, है ना। इसकी शुरुआत 2017-18 में वित्तीय वर्ष से शुरू किया गया था, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के तहत 2021-22 तक देश में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों को जो है बढ़ाने या बनाने की बात करी गई थी। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपने पूछा था इसी सीजीएल में, जो मैंने कल आपको कराया था सीजीएल के करंट अफेयर का होल प्रश्न एक ही वीडियो में, उसमें ये क्वेश्चन था ना कि भारतमाला प्रोजेक्ट में, है ना, कि पहले चरण में कितने किलोमीटर की वो किया जाएगा, तो यही पूछा गया था। ये क्वेश्चन शायद मैं नहीं बताया था क्योंकि 15-20 क्वेश्चन छूट गए हैं जो मैं किसी और वीडियो
वीडियो में करा दूंगा। कल बहुत लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने 120 या 125 क्वेश्चन ही करा पाया था। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता? फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम रिकी केज ऑन द थर्ड ग्रैमी अवार्ड इन 2023? तो डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है रिकी केज अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैंड स्लैम कहाँ चले गए भाई, टेनिस खेलने, है ना। रिकी केज जिससे पहले 2015 में प्राप्त किया है, 2022 में भी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया। हमेशा एक बात नहीं भूलिएगा, ग्रैमी अवार्ड के प्रथम विजेता पंडित रविशंकर। इनके जो कृत्य के नाम थे क्या थे? वेस्ट मीट्स, है ना, वेस्ट मिस्ट अपना ईस्ट, है ना, पश्चिमी जो है पूर्वी से मिल रहे हैं इस प्रकार से। इनके अलावा प्रथम महिला ग्रैमी अवार्ड के विजेता तन्वी शाह है। और जो आपका ऑस्कर बताए थे भानु अथैया, और हाल में ऑस्कर किसे मिला है? तो आपका नाटू नाटू को और एलिफेंट वाला पिक्चर को मिला है, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने। इनके अलावा चोल काल में नगद के रूप में नहीं, जबरन श्रम के रूप में जो टैक्स वसूला जाता था, है ना भाई। चोल काल में टैक्स की एक ऐसी फैसिलिटी थी कि भैया टैक्स मत दो, है ना, तुम मुझे नगद मत दो, तुम मेहनताना के रूप में टैक्स दो। कोई काम करवाना, है ना, जबरदस्ती जो श्रम करवाया जाता था चोल काल में टैक्स के रूप में, उसे क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द टैक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लेबर एंड नोट इन कैश ड्यूरिंग द चोल पीरियड कॉल्ड? ये सीपीओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे रखा है। ठीक है भाई। तो ये जो है आपका वेट्टी कहा जाता था, वेट्टी, वेट्टी, बेटी नहीं, वेट्टी, वेट्टी, देखिए जैसा लिखा है वैसे ही कहा जाता था। ठीक है। इस प्रकार के चोल वंश के संस्थापक कौन है भैया? विजयालय है। चोल वंश की राजधानी पहले उरेयूर था। कहां पर था? उरेयूर। लेकिन जो विस्तृत राजधानी बना, ये कहां बना? तंजावुर। ये कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि चोल की राजकीय भाषा क्या थी, तो तमिल और संस्कृत थी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे आपके चोल वंश के शासक, नेवी पावर के लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए। इनके अलावा तमिल रामायण के लेखक कौन है भाई? कंबन है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये कंबन का संबंध चोल वंश के शासकों के साथ रहा है। इनके अलावा राज राजेश्वरी या बृहदेश्वर मंदिर को राज चोल ने बनवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये कहां पर है? तंजौर में है। जो किस शैली में बना है? द्रविड़ियन शैली में बनाया गया है। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज वाज फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रानाडे? तो ये है भैया आपका कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में होती है। आत्माराम पांडुरंग जो है चीफ सूत्रधार हैं, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे साहब का भी जो है साथ मिला था इस समाज को एस्टेब्लिश करने के लिए। साथ ही साथ इस समाज से जुड़े रहे आरजी भंडारकर साहब भी। तो इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखेंगे आने वाले समय में। कि मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा हूं कि निम्न में से प्रार्थना समाज से कौन जुड़े नहीं रहे, है ना, निम्न में से प्रार्थना समाज से कौन जुड़े नहीं रहे? बच्चे दो ऑप्शन आसानी से छांट लेंगे, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे की ये तो जुड़े रहे थे, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन आरजी भंडारकर आएंगे और एक अमुक दूसरा आ जाएगा, तो आपको छांटने में दिक्कत होगी। इसीलिए पहले दिक्कतों को जो है सफाया करके चलो भाई, है ना। तो ये तीनों को आप प्रार्थना समाज से ही जुड़े हुए समझिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में कोलकाता में। लेकिन अगर ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय नहीं है, तो केशव चंद्र सेन आपका आंसर हो सकता है। देवेंद्रनाथ टैगोर आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज आगे चलकर भागों में विभक्त हो गया था, है ना। तो इसके प्रकार जो है केशव चंद्र सेन और टैगोर साहब के खेमे में आ गए, तो दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये किताब लिखे थे, बड़े फेमस है। इनकी किताब का नाम क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो ये किताब मतलब ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किन्होंने दिया था? तो आर्य समाज के फाउंडर, है ना, आपका दयानंद सरस्वती साहब ही दिए थे। इनके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने बंबई के अंदर किया था। ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक आए दिन एग्जाम में काफी बार पूछा गया, जिनका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 तथा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। बड़ी ही गुड क्वेश्चन है और बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अभी आपसे पूछ दिया था ना कि दादा भाई नौरोजी ने देश के बाहर कौन से संस्था को बसाया। तो ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से किताब में न मिले, टीसीएस ने ऐसा ही डरा अपनाया है। और जो बच्चे को पास करना है वो सिर्फ एक किताब के भरोसे नहीं रहेगा, लूसेंट के भरोसे। क्योंकि लूसेंट ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आती है,
आती जरूर है, आती जरूर है, लेकिन उतने नहीं आते हैं कि आपको मेरिट बना दे। ठीक है भाई, तो मेरिट बनाने के लिए मेरिट जैसे सोचिए, है ना, थोड़ा आगे की सोचिए कि कल के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, और यकीन मानिए कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं उसके 60 से 70% मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले शायद आपने इस प्रकार की लैंग्वेज में इस प्रकार के प्रश्न नहीं देखे होंगे। ठीक है भाई, मैं खुद ही बनाता हूं, इसीलिए लैंग्वेज जो है व्याकरण में कई बार आपने देखा होगा कि टूटा फूटा भी रहता है, क्योंकि इतने जल्दी, है ना, बहुत ही ज्यादा व्याकरण करेक्शन करके मुझे व्याकरण थोड़ी सिखाना है भाई, मैं आपको तो जीके सिखा रहा हूँ, जीके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे जो है ये विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 कहने का मतलब इससे जुड़े रहे थे, संस्था है भाई। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो दोनों में ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर आपके मन में आ रहा है कि विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, तो ये वो अलग चीज है। इनसे कौन जुड़े रहे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह में दोनों का हुआ कि नहीं, वो तो आपका महादेव गोविंद रानाडे साहब का भी हुआ और आपका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है तो आंसर किसे मारिएगा, तो महादेव गोविंद रानाडे साहब रहेंगे तो इनको भी आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ने भी एक संघ की स्थापना करी थी इस प्रकार के 1861 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हिंदू विधवा अधिनियम पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था तो उस समय कौन थे अंग्रेज, तो आपको याद ही होगा 1857 का विद्रोह, कैनिंग था उस समय, यही पहला वायसराय था इंडिया का। इनके अलावा वायसराय था, राइट। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए टीसीएस आपको श्रीलंका बांग्लादेश इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ श्रीलंका इन 2020 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? तो 354 था जनसंख्या घनत्व श्रीलंका का, 354। श्रीलंका का शास्त्रीय नृत्य पूछा जा चुका है, कंडियान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो करंट वाली है, इसमें श्रीलंका को 73वां रैंक मिला है और हमें मिला है 132वां रैंक। इसके अलावा श्रीलंका का उदय 1948 में हुआ था, 4 फेब 1948 को, है ना, इंग्लैंड के चंगुल से मुक्त हुए थे। श्रीलंका और भारत की सीमा जो अलग होती है, ये मन्नार की खाड़ी से होती है, पाक जल डमरू मध्य से होती है, राम सेतु से होती है। इसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप है, श्रीलंका में एलिफेंटा पास है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, बाद बाकी राम सेतु पिक्चर आपने देखा ही होगा। इसके अलावा मैच पॉइंट, डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, लव ऑल, लव लेट किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? मैच पॉइंट, डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, लव ऑल, लव लेट इज द टर्म एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? तो ये बैडमिंटन के शब्दावली के शब्द हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डबल फॉल्ट तो आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, लेकिन इसके अलावा जो शब्द है वो जरूर ध्यान रखें। पहली बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? 1977 में। आजकल ये बड़े ट्रेंड में है कि पहली बार ये फला चैंपियन ट्रॉफी, फला ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। जैसे पहला ओलंपिक कब हुआ ये नहीं पूछता है, क्योंकि सभी को पता है लुसेंट के पहलुक के पेज पे है खेल वाला में, है ना, तो क्यों पूछे भाई। लेकिन पहली पैरा ओलंपिक जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। पहली बैडमिंटन वाली प्रतियोगिता जरूर पूछेगा, पहली हॉकी वर्ल्ड कप ये भी आपसे जरूर पूछेगा। तो ये सब ध्यान रखें, काम आएगी। पहली हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 1971 में हुआ था, मुंह से निकल गया है तो खाली कहां से जाएगा। 1971 में और 75 में इंडिया जीता था, 71 वाला पाकिस्तान जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार पाकिस्तान ने जीता है, और 2023 में जो हुआ है जर्मनी जीता है। कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर और आपका राउरकेला में उड़ीसा के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैं वहां चला गया था। तो ये बात काफी ट्रेंड में है कि भाई पहली बार अमुक खेल की जो ट्रॉफी है या फिर जो सीरीज है वो कहाँ पे कराए गए, है ना। तो पहली बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में कराई गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। उबेर कप 2022, चूंकि ये भी बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, कल भी बताया था करंट वाले में। तो उबेर कप के कोरिया है और थॉमस कप के इंडिया है, इंडोनेशिया को हरा के। उबेर कप महिला बैडमिंटन और थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से। बैडमिंटन में कोर्ट की माप, दिस इज वीवीआई टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम के लिए वीवीआई है, खास करके एमटीएस के लिए, क्योंकि खेल की जो डायामीटर है यहाँ से काफी क्वेश्चन 2 बार के एमटीएस में से मैं देख रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करा रहा हूँ, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो बैडमिंटन की जो कोर्ट की माप होती है, इसमें तो एक तो सिंगल्स होते हैं और एक डबल्स होते हैं। तो जो डबल्स होते हैं, जो युगल होते हैं, जो डबल होते हैं, उनमें देखिए लंबाई दोनों में सेम ही रहती है, 13.40 सेम है, ठीक है। इसको फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा भाई।
है ना, ये आपका मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। और चौड़ाई जो है अगर आपका युगल है, डबल है, तो ये आपका 6.09 मीटर, अगर सिंगल्स है तो यही 5.18 मीटर है आपका चौड़ाई। बैडमिंटन खेल में अगर आपसे पूछे कि कोर्ट में कुल कितने सर्विस एरिया होते हैं तो 4 सर्विस एरिया होते हैं। एग्जामिनर की भरोसा नहीं, आपसे अभी अभी पूछा गया था कि क्रिकेट के ग्राउंड पे जब खेल की जो है एक्टिव रहता है, जब खेल चल रहा होता है तो उस समय कितने एम्पायर खड़े होते हैं। तो जब ये सवाल पूछा जा सकता है तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि बैडमिंटन के खेल में कोर्ट में कितने सर्विस पॉइंट होते हैं, है ना। तो पूछा जा सकता है ना भाई, सर्विस एरिया 4 होते हैं। इनके अलावा अच्छा, अगर आपसे कल होके कोई ये पूछ दे भारत के लिहाज से कि कौन से मुख्यमंत्री, कौन से सीएम, किस राज्य के सीएम बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया से जुड़े रहे हैं, तो ये आपको बताना है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये आपके इस प्रकार से विश्व लिखता है, वो ध्यान रखिएगा। हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये आपके असम के सीएम है, ये आपके बीएआई बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यानी डीपीएसपी की बात हो रही है हमारी, है ना, शामिल विषय की तथ्य अनुच्छेद 21 ए से मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन मैं मजाक मजाक में आपको समझा चुका हूं, ये क्वेश्चन 3 बनेंगे जिसमें से एक मैं आपको लिख के बताया ताकि आप इस प्रकार की कंफर्म कर लो तीनों। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन आर्टिकल 21A इन सिमिलर टू दैट ऑफ आर्टिकल 21A। जो 21 के ए में है उसी प्रकार से सिमिलर है आपकी डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल, तो ये आप बताना है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में भी सेम बात करी गई है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, या फिर आप इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को जो है शिक्षा देना जो है दिलाने के लिए व्यवस्था या प्रबंध करना राज्यों का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका मतलब दिलाना चाहिए, इस प्रकार से, कर्तव्य तो नहीं क्योंकि भाई ये तो वहां की बात है, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा की व्यवस्था की बात है आपकी डीपीएसपी में, या आर्टिकल 45 में है। इसी प्रकार से आर्टिकल 21A में क्या है, जो क्वेश्चन का बेस है कि इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। ये बच्चे पे लागू होता है कि बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट है, राइट। और इसी प्रकार से आपको मौलिक कर्तव्य के अंदर भी देखने को मिलेगा आर्टिकल 51 के 1 के 11 यानी लास्टवा इसलिए मैं याद रखने के लिए भी इसे नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ, और 11वां मौलिक कर्तव्य यही शिक्षा वाला था। तो भाई 51 के 1 के 10 तक तो फिल थे, क्योंकि 10 मौलिक कर्तव्य तो हमने 1976 में ही ऐड कर लिया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आया तो उठा पटा थोड़ी करेगा कि तुम अच्छा है तो आगे चलो, नहीं, तुम सबसे नीचे रहो। तो सबसे नीचे जो है 11वां नंबर पे शिक्षा वाला बात है। तो शिक्षा की बात अपने को 3 जगह मिलेगा, एक आपका मौलिक अधिकार में, एक आपका डीपीएसपी में, और एक आपका मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने अभी एक प्रश्न देखा कि निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का एक रूप नहीं है, ऑप्शन में दिया गया था गांधीयन, नेहरूयन, इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है। तो मैं संविधान के भाग 4 में सबसे पहले इसी की आज जिक्र करेंगे अच्छे से। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच डीपीएसपी वर्णित है, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। आयरलैंड से लिया गया, ये हमसे आप बेहतर जानते हैं। डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत है ना। देखिए किस प्रकार के सिद्धांत चलते हैं। एक तो गांधीवादी सिद्धांत है, इसमें आपका 40, 43, 46, 47, 48 आर्टिकल आ जाते हैं, जो गांधीयन जो है आपका सिद्धांत है उसको बताता है, डिस्क्राइब करता है। एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है और एक आपका समाजवादी सिद्धांत है। तो ये 3 प्रकार के कैडर में बांटे गए हैं डीपीएसपी के आर्टिकल्स को, ठीक है। तो इसमें कोई नेहरूवन नहीं है। तो जिस दिन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नेहरूवन नहीं है, वो सबको पढ़ने से ही लग गया होगा, है ना। इनके अलावा जो आपका ये जो आर्टिकल है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो गांधीवादी आर्टिकल का मैं यहाँ पे आज जिक्र करूंगा। आप जानते हैं कि गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के जो है पुजारी है ना, और हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। कब कहे थे? 1944 में कहे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था। ऑप्शन 1939, 43, 44 और 45। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, है ना। जो याद आता जाएगा बताता जाऊंगा, है ना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति तथा समाज में कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना है ना।
इसके अलावा अनुच्छेद 47 क्या है कि जो भी मादक पदार्थ है, जो भी नशीली पदार्थ है, उनकी सेवन पर जो है प्रतिषेध है या रोक है। अनुच्छेद 48 क्या है कि पर्यावरण की संरक्षण के साथ साथ जो भी आपका दुधारू मवेशी या फिर गाय है या फिर कोई और मवेशी है, उनकी जो है बलि, इनकी जो है मतलब क्या बोलते हैं, बलि ही रहने दीजिए, तो इन पे रोक है भाई। इस प्रकार की जो है ये अलीगल है, अलीगल ठहराता है। तो ये जो है आपका गांधीयन आपका विचारधारा है जो आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाती है। गांधी जी के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी एग्जाम में जिस प्रकार से लोग गांधी जी के लिए आज दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि नोट के लिए भाई, नोट गांधी जी नोट पे है ना भाई, तो गांधी जी नोट पे तो है ही है, बाद बाकी आपको कमाने से पहले भी गांधी जी आपका साथ दे रहा है। कैसे? हर एग्जाम में 2 नंबर आपके लिए फिक्स देते हैं ये। अब आपको पहले से तैयारी कर लेना भाई कि इनके बारे में मैं सब कुछ जान लूं, 2 नंबर के तो आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया था गांधी इरा, है ना। गांधी इरा मैं 1 मिनट में फिर समझा देता हूं, जो बच्चे बहुत दिन से नहीं बताया है तो नए जुड़े हैं उनको भी कुछ फायदा हो जाए। सबसे पहले गांधी जी जो है आपका 1893 में साउथ अफ्रीका गया था। ये इनकी पहली विदेश यात्रा नहीं थी, पहले भी गए थे, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे कृत्य हुए जहां से इनकी राजनीतिक विचारधारा जन्म ले लिया, है ना। जिसमें सबसे प्रमुख है ट्रेन वाली एक्शन की। ट्रेन से जो है इनको मतलब मिड में ही उतार दिया गया गंतव्य से पहले, है ना। इस बात से क्षुब्ध होकर जो है ये राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो गए, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में कई सारे जो है सत्याग्रह वगैरह में भाग लिए, लेकिन हम दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में एक चीज आपको ध्यान रखना है, नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करे थे, ठीक है। नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे करे थे गांधी जी? तो दक्षिण अफ्रीका में, है ना। देखिए एक बार पूछा गया नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ऑप्शन में एओ ह्यूम था। 70% बच्चे ने एओ ह्यूम को टिक कर दिया, है ना भाई। एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जो 1885 में किए थे, ठीक है। और ये गांधी जी ने नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये अफ्रीका के अंदर किए थे, दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1915 में गांधी जी इंडिया लौट गए। 1915 में जब लौटे तो वो जिस दिन आए थे वो 9 जनवरी का दिन था, और 9 जनवरी को हम तब से लेकर तो नहीं, बाद में मनाना स्टार्ट किया 2003 से, क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन 2015 में इस पे एक और विचार विमर्श हुआ कि अब क्या करना है प्रवासी भारतीय दिवस का, तो बोले कि 2 साल में एक बार कर देंगे, तो हम बाइनियल मना लेते हैं। ये बाइनियल मनाया जाता है। अब गांधी की जो जयंती है प्रवासी भारतीय दिवस, माफ कीजिएगा, गांधी जी का जो आगमन डे है प्रवासी भारतीय दिवस, ये बाइनियल हो गया, 2 साल में एक बार हो गया। अभी जो है आपका 23 में इंदौर में हुआ है, अब 25 में होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और आगे वहां पे कुछ कृत्य किए जिसमें नाटाल कांग्रेस प्रमुख है। इसके अलावा जो है प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं और कितने साल पे मनाते हैं ये चीज आपने सीखा। अब गांधी जी 15 में आ गए तो 1917 में इनका पहला सत्याग्रह था इंडिया के अंदर, अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार में हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध, तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध, ठीक है। इनके अलावा फिर 1918 में खेरा सत्याग्रह, ये आपका गुजरात में है खेरा। इसके अलावा 1918 में ही अहमदाबाद मिल वाला सत्याग्रह, ये भी गुजरात में है। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। 1930 में, है ना, 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1932 में गांधी अंबेडकर जी के साथ समझौता किए थे जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। फिर 1942 में, है ना, क्विट मूवमेंट, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिए थे और 1948 में स्वर्गवास हो गए थे। इनके अलावा इनके जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ना, इसके अलावा हरिजन है, यंग इंडियन है, इंडियन ओपिनियन है, ये सब पुस्तक किनके हैं? तो गांधी जी के हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा 2021 में पद्मश्री से सम्मानित राधे श्याम बार्ले को किस नृत्य से सम्मानित किया गया? तो राधे श्याम बार्ले हु वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2022, है ना, वाज अवार्डेड फॉर व्हिच डांस? तो ये पंथी नृत्य में दिया गया। अब आप समझ रहे हैं कि पंथी कहाँ का नृत्य है। पंथी सुवा, पंडवानी, कर्मा, सैला, है ना, बस्तर दशहरा, इसके अलावा सिरपुर महोत्सव, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा आपको? राउत नाचा, ये कहाँ पे मिलेगा भाई? छत्तीसगढ़ में मिलेगा, है ना। कर्मा भी मिलेगा लेकिन कर्मा छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड में मिलेगा और सैला छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में भी मिलेगा। इसके अलावा तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई पंडवानी की जो है मशहूर जो है गायिका है। इनके अलावा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता कौन है? ठीक है,
हु इज द रनर अप ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो कौन रहे थे उपविजेता? इंग्लैंड रहे थे। और विजेता कौन रहे थे? तो ऑस्ट्रेलिया रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की जो है ये आपका 7वां ट्रॉफी था, औरत वाला मतलब महिला वाला जो आईसीसी वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया की 7वीं ट्रॉफी थी 2000 है ना 22 के अंदर। ठीक है, ये मैच कहां पे हुआ था 2022 में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप? तो ये न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। फाइनल में 2 टीम गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जीत लिया ऑस्ट्रेलिया, तो रनर अप हो गए इंग्लैंड। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। ये तो जीने ही नहीं देंगे, है ना। ये किसे हराए? दक्षिण अफ्रीका को। लेकिन कहां पे हुआ ये खेल? तो ये खेल दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। तो कम से कम मेजबान देश का जो है लाज बच गया रनर अप बन के। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 ये फर्स्ट एडिशन था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। पहला बार की विजेता इंडिया है, उप विजेता इंग्लैंड है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आगामी अब बच गया 2025 में कहां पे होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो 4 साल पे होता है, तो 22 के बाद 26 में होना चाहिए। जी नहीं, ये पहले 17 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पेंडेमिक वगैरह के कारण डिले होकर 2022 में हुआ, यानी पिछली बार जो हुआ 5 साल पे हुआ। ठीक है, तो अब जो है 3 साल पे होगा, क्योंकि भाई आपको थोड़ी ना बोल रहा है कि लेट करो। तो 4 साल पे क्रम चलेगा, तो 22 से 25 में होगा। तो 25 में भारत को सौंपा गया है। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अगले साल होगा, ये आपका बांग्लादेश को सौंपा गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लॉन्स डेलाइट तथा फुलेरिन किसका एलोट्रोफ है? ठीक है, लॉन्स डेलाइन तथा फुलेरिन किसका एलोट्रोफ है? एलोट्रोफ समझते हैं ना, एलोट्रोफ है ना, अपरूप। लैंड स्टैंड एंड फ्लोट्रोफ आर एलोट्रोफ्स ऑफ। तो ये कार्बन का अपरूप है भाई। कार्बन के अन्य उपरूप में हीरा और ग्रेफाइट जो है काफी प्रचलित है। हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, कोई धातु नहीं कहेगा इसे भाई, अधातु है। ठीक है, कठोर पदार्थ है। ठीक है, कार्बन बैड कंडक्टर है। कार्बन जो है बैड कंडक्टर है, यानी अचालक है, परंतु ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, सुचालक होते हैं विद्युत के, है ना। इनका उपयोग आपका नाभ के रिएक्टर वगैरह में मंदक के रूप में किया जाता है, पेंसिल बनाने में काम किया जाता है। बैड कार्बन बता दिए थे। जीवाश्मों के जो आयु होते हैं ना, जीवाश्म समझते हैं ना कि पहले कभी उसमें जीव रहा हो, यानी पहले कभी उसमें प्राण रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो मृत अवस्था में है, उसे जीवाश्म कहा जाता है। कोयला में भी जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, तो जीवाश्म को जो आयु ज्ञात करते हैं, ये कार्बन डेंटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 14 का। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक आपने सुना होगा यूरेनियम डेंटिंग विधि। तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से जो है चट्टान वगैरह की आयु ज्ञात करते हैं, जो कभी भी जिंदा नहीं रहा था, मरले रहा था। ठीक है, इसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पानी में डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तेज बुलबुला के साथ। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? व्हिच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी? तो जो टोकन करेंसी चलाए थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसे लोग सनकी शासक भी कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम उलुग खान और जूना खान था। देखिए, उलगू खान जो है ये आपका बलबन का भी नाम है, गुलाम वंश में लगभग सेमे नाम है, उलुग और उलगू। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। गुलाम वंश की बात करेगा तो बलबन को उलगू चिपकाइएगा, और अगर आपका तुगलक वंश की बात करेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां या जूना खां कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की शासन अवधि जो है ये 1235 से 1351। इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 साहसी भाई ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोई की स्थापना करा था, जो कृषि विभाग से संबंधित है। इसका मतलब ये कृषि में इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे, जो मोरक्को के निवासी थे। इन्होंने एक अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में उतारा था। इसके अलावा वन सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कितनी है? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, हाउ मच इन इंडिया फॉरेस्ट एरिया? तो इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है ना 2021 के अनुसार ये 21.71% है। 2019 में 21.67% था, इससे बढ़ गया है। आप इतना ही बढ़ा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि आपको बैलेंस होने के लिए कितना प्रतिशत की जरूरत है? तो 33% की जरूरत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल जो अगर बात करेंगे तो
24.62% होगा 2022 में, ठीक है, सॉरी 2021 में। अब आप बोल रहे हो कि एक बार आपने बताया 21.71, फिर बता रहे हो 24.62, तो ये माजरा क्या चल रहा है? तो ये माजरा ये चल रहा है कि मैंने पहले एमटीएस के प्रैक्टिस सेट के दौरान बताया था कि राम के घर के पास 5 गो पेड़ है, मोहन के घर के पास 8 गो पेड़ है, श्याम के घर के पास 200 पेड़ है और पूरा एगो वन है। तो भाई जो पेड़ है अगर एक जगह होता तो भी एक वन बन जाता ना। तो इस प्रकार के सभी पेड़ पौधों को भी अगर काउंट कर लिया गया और वन मान लिया गया तो 21.71 से बढ़ के 24.62 हो गया। तो अब समझे कि कहां से आया 24.62। तो अगर आपसे पूछे कि समग्र वन क्षेत्र, तब आपका 24.62। अगर आपसे पूछे सिर्फ वन क्षेत्र तो क्या बोलोगे? 21.71। इसके अलावा भारत में भूभाग पे सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आप परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो मिजोरम में। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा स्थान पे चाहे तो आप वन के उपस्थिति के बात कर लीजिए या परसेंटेज की बात कर लीजिए, दूसरे स्थान पे आपका अरुणाचल प्रदेश ही रहेगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार 1987 में जारी किया गया था। 2021 में जो किया गया 17वीं था और 2023 में अब 18वीं होगा। भारत के किस नदी पर हेवलॉक पुल बनाया गया है? ऑन व्हिच रिवर ऑफ इंडिया हेवलॉक ब्रिज बिल्ट? तो ये गोदावरी पे है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र के त्रिमुकेश्वर से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इस ब्रिज को अब बंद कर दिया गया है। अब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में हेवलॉक द्वीप था, इसका नाम बदल दिया गया अब स्वराज द्वीप। देखिए एक हेवलॉक पुल है जो आपका कहाँ पे? गोदावरी नदी पे। मैं अब अंडमान निकोबार पहुंच चुका हूँ, अभी फ्लाइट से उतरा हूँ। तो अंडमान निकोबार में खुद में एक हेवलॉक द्वीप है जो है ना, जो अपने आप में सबसे बड़ा द्वीप है एक टापू का, ठीक है भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी द्वीपों का समूह है, एक आध द्वीप नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, है ना, कई सारे तो यहाँ भी गिने नहीं गए हैं। तो एक जो द्वीपों का समूह है ना, उस समूह में हेवलॉक सबसे बड़ा था जिसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का, तो ये भी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। इसके अलावा निम्न में से कौन सी एक भारतीय संसदीय कार्यकाल के दौरान प्रश्न का प्रकार नहीं है ना? व्हिच ऑफ द वन फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंडियन पार्लियामेंट टर्म? तो दीर्घ सूचना प्रश्न, इस प्रकार के कोई प्रश्न नहीं होते हैं। इंडिया में जो संसद में प्रश्न उठाए जाते हैं ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तारांकित प्रश्न का जवाब जो है आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें संपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न जो है ना, इसके जवाब आप लिखित रूप में डिमांड करते हैं तो तुरंत नहीं मिलेगा। अल्प सूचना प्रश्न जो है इसमें और डिले से आपको जवाब मिलेगा, लेकिन ये मौखिक रूप से होते हैं। तो 2 करोड़ बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो अल्प सूचना प्रश्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है आपको एक नोटिस दिया जाता है जो 10 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए इस जवाब देने के लिए। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई इतना टाइम दिया गया तो जो है लिखित रूप में होगा, लेकिन नहीं, ये मौखिक रूप में ही होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। इनके अलावा भारतीय संसद की में जो है ना एक विशेषता है शून्यकाल की। ये कब आया था? 1962 में। और किसी भी देश में ये शून्यकाल वाली जो है विशेषता नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? हुई द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द ब्लू अम्ब्रेला? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तक की बात करेंगे, है ना, तो अन्य पुस्तक क्या है भाई? द ग्रेट ट्रेन जर्नी, टाइगर इन द टनल, उड़ान, द गर्ल ऑन द ट्रेन, पैंथर्स मून, ये सब आपका रस्किन बॉन्ड का है। ए सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, ये इन इक्वल म्यूजिक, ये चारों के चारों विक्रम सेठ के नाम ध्यान रखिएगा, काम आएगी। इसके अलावा तिरुवात्तरे किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो तिरुवात्तरे जो है ये आपका केरल की सांस्कृतिक उत्सव है। आपका जो है कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें मोहिनीअट्टम से क्या याद रखना है भाई? तो ये जो है आपके खाली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, साथ ही इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। ओनम, विशु, मकर विलक्कू केरल की प्रमुख त्योहार है। एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। केरल को भारत का मसाले का जो है बगीचा कहा जाता है। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील ये केरल में ही है। साथ ही साथ पश्चिम घाट की तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी ये भी आपका केरल में ही है। अब हिमालय के बंटवारे के आधार पर उत्तर से दूसरे पूछ रहा है आपको कि श्रेणी के हिमालय को क्या कहा जाएगा। मान लीजिए ये उत्तर है तो ये पहला हिमालय का पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये वाले को क्या कहा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो विस्तृत फैलाव के आधार पर बांटा गया है ये उत्तर से दक्षिण नामाकरण है
और जो नदियों के आधार पे ये पूरब से पश्चिम नामाकरण है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। लगे हाथ आपको ये समझा चुका हूँ कि जो डेक्कन की पठार है ये जैसे जैसे पूरब में जाता है इसकी ऊंचाई घटती जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिमालय की जो दूसरी होगी ना आपके विस्तृत टर्म के आधार पे, यानी जो आप उत्तर से दक्षिण जो बांटे हो, तो उत्तर से दूसरा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं बृहत हिमालय। तो पहले को क्या कहते हैं, तो पहले को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय जो सबसे उत्तरी पार्ट हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा बृहत हिमालय या लघु हिमालय, है ना, ये हमारा दूसरी पार्ट हो जाएगी, है ना। फिर एक सेकेंड, बृहत हिमालय हमारी दूसरी पार्ट है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये दोनों एक ही चीज है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, हमें क्या लगता है दोनों अलग अलग होगा। लघु मतलब होता है छोट, मध्य मतलब होता है बीच वाला, है ना। तो हमें लगता है अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक के नाम है। ये 3 नंबर पे है और शिवालिक सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है, नदियों के आधार पे भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना, कि नदी के कैसे याद रखना है। आपको मैंने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था, तो आप बताते हो कि भाई सिंधु नदी के किनारे। तो मैंने सिंधु नदी से पकड़ के आपको बता दिया था कि पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु से सतलज है, जहां पे इंड करता है वहीं से स्टार्ट हो जाना है। अगला हिमालय पंजाब से और थोड़ा पूरब में जाओगे, पूर्वारी साइड में जाओगे तो आपको उत्तराखंड की बेल्ट मिलेगी। तो उत्तराखंड में कुमायूं, तो कुमायूं हिमालय जो है ये आपका सतलज से काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से देहांग आपका हो जाएगा कौन सा, असम हिमालय। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत है, जो कैसे बना है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। हिमालय के जगह पे पहले कौन सी सागर, टेथिस सागर। इसके अलावा हिमालय को जो है जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में क्या कहा जाता है, सगरमाथा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और पीडीएफ के लिए नीचे लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तो आपको सभी क्लास की पीडीएफ, साथ ही साथ टॉपिक वाइज और एनालिसिस का पीडीएफ जो है फ्री में मात्र 25 रुपए में दिए जा रहे हैं। तो आपको अगर एग्जाम देना है और इंटरेस्टेड है तो मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।